हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग क्लास 12th में अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अगला वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज हम आपको एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा लॉ है एक तरीके से देखा जाए। बच्चों हम लोग जैसे गाउस थ्योरम पढ़े थे ना वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वैसा ही कुछ है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो देर ना करते अपने कॉपी पेन को निकालते हैं और जल्दी से इसको समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, आज हम कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा बता देंगे कि देखिए बायो सेवर्ट से हम ये चीज़ों को निकालते थे, उससे एम्पियर से भी निकालते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं सेम आता है। ठीक है, चलो बढ़िया समझते हैं। चलो भाई हेडिंग डाल लो, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, समझते हैं। बच्चों हम लोगों ने एक चीज़ ये देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हम लोग पढ़ते थे, ध्यान से अगर देखिए थोड़ा सी जब हम अब रिवाइज कर देते, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते थे, तो वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो हमारे लिए होता था वो कूलम्स लॉ होता था। ठीक है, आपने पढ़ा था। दूसरा, अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते थे? गाउस लॉ का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, दोनों से हम क्या निकालते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। गाउस लॉ का जब हम इस्तेमाल करते थे तो आपने देखा होगा सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, हम फाइंड आउट करते थे। क्या होता था भैया, अगर ध्यान से देखो तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू एनक्लोज, ऐसा होता था कि नहीं होता था? ये हमारा गॉस लॉ होता था। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता अगर हम बात करें तो कूलम्स या गॉस लॉ से मिलता जुलता हम जब मैग्नेट में आते हैं तो हम बायो सेवर्ट लॉ पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, और दूसरा एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, तो जब हम मैग्नेट पढ़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जब हम क्या पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आते हैं तो वहाँ पे हमने पढ़ा क्या? बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, जैसे कि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। और एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल सा है, परेशानी वाली बात कोई नहीं है। जैसे हम यहाँ E डॉट डी एस करते थे ना, यहाँ पे हम सरफेस इंटीग्रल इस्तेमाल करते थे। सरफेस इंटीग्रल था। ठीक है, याद रखिएगा कि पूछा भी जाए गॉस लॉ में कौन सा इंटीग्रल इस्तेमाल होता है तो सरफेस इंटीग्रल। तो लिख लेता हूँ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, लिख लीजिएगा। और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, ध्यान से समझिए। B डॉट डी एल, बस यहाँ पे लाइन इंटीग्रल इस्तेमाल होता है, और जैसे यहाँ 1/ε0 होता है ना, वैसे यहाँ पे म्यू नॉट होता है इनटू आई। इतना लिख लो तो और अच्छे से भी समझते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, या कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इतना लिख लो पहले। चलो ध्यान समझते हैं अच्छे से। तो भाई हमने इतना चीज़ समझा कि जैसे कूलम्स लॉ गॉस लॉ से हम चीज़ें निकालते थे, वैसे जब मैग्नेट में आते हैं तो बायो सेवर्ट और एम्पियर सर्किटल लॉ से समझते हैं चीज़ों को। गॉस लॉ जो हमारा होता है वो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दिख रहा है यहाँ पे, और जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, आओ देखते हैं। बच्चे याद आ रहा है जैसे गाउस में हम लोग गाउसियन सरफेस लेते थे, एक इमेजिनरी सरफेस अज्यूम करते थे जिसको हम गाउसियन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं भाई, वहाँ पे हमने पूरा सरफेस लेते थे, सिमेट्रिकल सरफेस लेके हम सॉल्व करते थे। यहाँ पे हमें क्या करना है? एम्पीरियन लूप लेना है। जैसे हम वहाँ गाउसियन लेते थे ना, यहाँ पे क्या लेना है? एम्पीरियन लूप लेते हैं। भाई ये नाम है कि इमेजिनरी हम अज्यूम करते हैं उस लूप को। आओ चलते हैं, समझते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट। जैसे वहां क्यू एनक्लोज होता था ना, वैसे यहां पे आई इनसाइड होता था। ठीक, अब सपोज करो जैसे मान लो एक वायर है, आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमको इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी पी पॉइंट पे निकालनी होती, मान लो आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है। ठीक, बता देता हूं पहले, आर डिस्टेंस पे हम पी पॉइंट है, तो यहां पे हम क्या करते हैं? एक एम्पीरियल लूप एज्यूम करते हैं अपने से।
ठीक, आर रेडियस का एक लूप है। क्योंकि अगर हम बात करें ना, तो अगर हम ध्यान से देखें तो वायर के सराउंडिंग में से मैग्नेटिक फील्ड होती है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो जैसे सराउंडिंग में अगर देखें, और देखो अगर हम पी पॉइंट पे बात करें, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें, तो हर जगह आपको देखो रेडियस सेम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से कांस्टेंट होती है। तो हमने क्या किया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जब हम देख रहे हैं सर्कुलर है, तो हमने ये सोचा कि चलो भाई एक क्या करते हैं, सर्कुलर लूप जिसे इंपीरियल लूप भी कह सकते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, अब इस इंपीरियल लूप को जब हमने एज्यूम किया, तो ये जो वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, वो कैसा हो गया, इनसाइड हो गया। वो कैसा हो गया, इनसाइड। ऐसा करके हम इनसाइड जो करंट है वहाँ पे रख के और हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप की चीज़ें निकालते थे। तो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले उसकी प्रूविंग देख लेते हैं। सबसे पहले उसकी क्या कर लेते हैं, प्रूविंग देख लेते हैं, बाकी जो एप्लीकेशन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले एक काम करो, इसकी प्रूविंग हम देखते हैं, समझते हैं। ठीक, देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक, इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक, ये है। अगर बायोसेवर्ट से हमने किसी आर डिस्टेंस पे इस पी पॉइंट पे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, याद आ रहा है, ऊपर से अल्फा एंगल बीटा एंगल, इनफाइनाइट होता है तो अल्फा बीटा कितना होता था, π/2 होता था। ऐसा होता था कि नहीं होता था। हम पूरी चीज़ें आपको रिवाइज कर देते हैं जिससे पुराना रिवीजन भी हो जाए और आगे जो चल रहे हैं वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर भी हो जाए। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जब फॉर्मूला लगाते थे तो कितना होता था, डिराइव करते थे μ0 4πI/r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता था। ऐसा लिख देता हूँ, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। फिर हम लोग क्या करते थे, μ0 4πI/r साइन अल्फा π/2। भाई हमने बताया था ना, ऐसे ये बहुत ऊपर हो जाता है तो बिल्कुल सीधे हो जाता है तो π/2 एंगल बनता था, तो साइन π/2 1 हो जाएगा, साइन π/2 1 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें उस r डिस्टेंस पे, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ये आती है, 1 + 1 2 हो जाएगा, आती। ये हम बायोसेवर्ट से खूब लंबा सा डेरिवेशन करके निकाले थे। इसी चीज़ को हम एम्पियर से भी निकाल सकते हैं, सेम आंसर आना है। तो मगर सबसे पहले हम प्रूविंग देखते हैं। तो देखो कैसे प्रूविंग करेंगे। हमने क्या किया, देखते हैं ये लॉ जो है, ठीक है, ये कैसे आया। आर डिस्टेंस है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है। हमने क्या किया, एक सिमेट्रिकल एम्पीरियल, ऐसा नहीं कि आप सिमेट्रिकल ही लो, कैसा भी लूप लो, सिमेट्रिकल के अलावा भी ले लो, कोई टेढ़े मेढ़े शेप का ले लो तो भी आंसर आएगा। पहले हम एक सिमेट्रिकल एम्पीरियल लूप लेते हैं, ठीक है। हमने एक एम्पीरियल लूप ले लिया, ये ऐसा दिख रहा है आर डिस्टेंस पे, मान लो ये पी पॉइंट, ठीक है। हम B.dl से शुरू करते हैं और ये हम प्रूव करेंगे। ये जो करंट है, अगर एम्पीरियल लूप की अगर बात करें तो ये इनसाइड करंट है, आंसर आना चाहिए, प्रूविंग होगी। तो लिख लीजिएगा, इसका हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। चलो, तो अगर हम बात करें B.dl, ठीक। अब इस P पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे, किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं बच्चों, देखो, और दूसरी ये बात है यहाँ पे देखो तो डॉट प्रोडक्ट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, B.dl cos थीटा, बोलो सही है। अब B.dl cos थीटा, अब ये थीटा तो B और dl के बीच का है ना, तो हम थीटा देखते हैं कितना होगा, हम थीटा देखते हैं कितना होगा। तो ध्यान से देखो, मान लो इस P पॉइंट पे निकालना है, ठीक। राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, हमने आपको बताया ये कर्ल हो जाएगा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये करंट हो जाएगा। तो करंट ऊपर जा रही है, तो इस P पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक, जैसे ये एक वायर है ऐसे जा रही है, ये दिख रहा है, तो ये थंब हो गया। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम ये P पॉइंट हमारा ये है, तो इस P पॉइंट पर अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर गई, उधर गई, अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड मेरी किधर की ओर, अंदर की ओर। अब हम DL को देखेंगे, तो DL जो होता है ये छोटा सा तो एलिमेंट होता है ना, ये DL तो छोटा सा एलिमेंट होता है। इसका डायरेक्शन भी अगर हम देखेंगे तो देखो किधर है, बताया तो इससे पहले ही बता चुका हूँ। DL का डायरेक्शन अगर देखो तो किधर है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। भाई ये लूप अगर बन रहा है, अपने देखो कैमरे के सामने से अगर आ रहा है, ये लूप बन रहा है, ऐसा है। तो अगर ये DL लेंथ है तो इसका डायरेक्शन अगर हम बात करें, ये देखो ये DL लेंथ, ये ऐसा रख दिया है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो DL लेंथ किधर की ओर है, उस तरफ है। अगर हम यहाँ पे DL लेंथ लेते तो डायरेक्शन DL लेंथ का किधर है, इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर है। तो अगर हम बात करें किसी भी जगह, अगर देखो यहाँ पे भी DL देखोगे तो DL का डायरेक्शन ये हुआ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी देखो उधर ही है। अगर हम यहाँ DL लेंथ लिए होते, DL लेंथ का डायरेक्शन ये होता और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होता, ये होता, ठीक।
आप चाहे तो इसको टॉप व्यू ऐसा बना के सीधा करके भी देख सकते हो। तो हमें ये चीज़ पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड और ये जो एलिमेंट हम छोटा सा लेते हैं इसके बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। चलो भाई अच्छी बात है। BDL और ये कितना हो गया cos 0 कितना होगा 1 होगा। अब अगर बात करें तो हर पॉइंट भाई सिमेट्रिकल हमने एम्पीरियल लूप लिया तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होनी है, सेम ही होनी। तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो कांस्टेंट ही एक तरीके से, तो इंटीग्रेशन के हमने बाहर ले लिया और ये देखा तो ये क्लोज इंटीग्रल हो गया लेंथ का। अब ये इसका मतलब क्या होता है, DL में इंटीग्रेशन अगर लगा हो और ये गोला ऐसा छोटा सा बना हो तो इसको हम लोग क्लोज इंटीग्रल कहते हैं। हम ऐसी चीज़ का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं जो कि क्लोज है, ये क्लोज ही तो है। तो अब ये DL के साथ इंटीग्रेशन लगा तो इसका मतलब DL 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 पूरा DL अगर हम जोड़ेंगे तो आप अगर देखो तो ये पूरा सर्कुलर बन जाए, सरकमफ्रेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो कितनी हो जाएगी 2πr। और देखिए इनफाइनाइट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली है, इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमने r डिस्टेंस पे निकाली है। कितनी निकाली है बायोसेवर्ट से, μ0/4π2I/r। और DL की वैल्यू कितनी है 2πr। पाई से पाई कटा, 2 से 4 कटा, 2 आ गया, 2 से ये 2 कट गया, r से ये r कट गया। देखो ध्यान से तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या आ रहा है, μ0I। तो B.dl इज इक्वल टू क्या प्रूव हुआ, μ0I। तो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को देखिए एक तरीके से प्रूव भी किया एक सिमेट्रिकल एम्पीरियन लूप लेके। अब तुम्हारे दिमाग में खुजली हो रही होगी, एक दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर कोई टेढ़ा मेढ़ा सा शेप लेके करो, देखो क्या उससे भी आता है क्या, ट्राई मारते हैं। और चलो देखते हैं भाई, चलो देखते हैं। इतनी बात सबको क्लियर, ठीक। कुछ रखा नहीं है इसमें। इसका एक एप्लीकेशन जो सोलेनाइड टोराइड आता है, ये बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी न्यूमेरिकल अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर ध्यान से देखो तो। चलो खैर कोई बात नहीं। एक इनफाइनाइट वायर हमने लिया, आप ही के कहने पे आई शेप करंट है, ठीक। इसमें करंट में मतलब वायर थे, आई करंट फ्लो करा दी। अभी हम लोग एम्पीरियल लूप जो लिए थे वो सिमेट्रिकल लिए थे। अब कोई आर्बिट्री शेप ले लेते हैं, मान लो ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा ले लेते, ठीक। अब देखते हैं क्या ये चीज़ सेम आती है, प्रूव होता है। तो चलो देखते हैं भाई। अब देखो हम मान लो यहाँ पे DL लेंथ, ये जो DL लेंथ लेते हैं एक पॉइंट की तरीके होता है, बहुत छोटा सा चेंज होता है। ध्यान से देखो, ये चीज़ आप 11th पढ़े भी होगे फिलहाल। ये जो DL लेंथ है ये बहुत छोटा सा होता है, ठीक। हमने ये DL लेंथ लिया, हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं जिससे आपको, भाई हम क्या कर सकते हैं भाई समझने के लिए, इसको जूम तो कर सकते हैं ना, तो हम इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे हमें समझ में और अच्छे से आ जाए। देखो मान लो ये DL लेंथ, ठीक, इतना बड़ा बना देता हूँ। तो ये D1 ले लेते हैं और इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक तरीके से पॉइंट ही है। ये जो चेंज हम बड़ा दिखा रहे हैं बहुत छोटा सा पॉइंट होता है। मान लो ये DL लेंथ, DL1 DL2 कर लेते हैं, D2 हो जाएगा। मान लो ये हो गया तुम्हारा R2। इसी तरीके अगला DL3 ले लेते हैं और ये हो गया तुम्हारा R3 और ये एंगल तुम्हारा बना D3, ठीक। चलो निकालते हैं, चेक करते हैं। इसी तरीके पूरा एम्पीरियन लूप बन जाएगा कि नहीं, छोटा छोटा D1 D2 D3 ऐसे से करके पूरा हम क्या कर सकते हैं, हर जगह ले सकते हैं, ठीक भाई। अगर हम इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बोलें और DL का डायरेक्शन देखें तो देखो करंट ये, अगर इस पॉइंट पे देखें मैग्नेटिक फील्ड उधर ही की ओर है, टेंजेंट के अलाउंग होगी। अगर यहाँ पे अगर हम देखें ये जो कर्व बन रहा है किसके अलाउंग होगी, टेंजेंट के अलाउंग होगी, और DL भी हमारा उधर ही होगा। अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इस पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें तो टेंजेंट के अलाउंग होगी और DL भी उसी डायरेक्शन। तो हमें एक चीज़ ये कन्फर्म हो गया कि हाँ सर चाहे जिस पॉइंट पे लेंगे ये पूरा जो कर्व बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंट के अलाउंग होगी और DL भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो हमें इतनी चीज़ पता चल गई कि मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। इतनी चीज़ हमें क्लियर होती है। चलो हम क्या होता है एम्पियर सर्किटल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप, ठीक। μ0I आना चाहिए। चलो भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें, चलो शुरू करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम वहाँ पे बात करें, यहाँ पे इस यहाँ पे बात करें तो मान लो BDL1, ठीक। दूसरे के लिए बात करें तो B2 DL2, क्योंकि डिस्टेंस सब जगह अलग अलग है। अगर हम यहाँ बात करें B3, किसी 3 पे देख लेते, इसी तरीके एंड सो ऑन लेते चलते। अब चलो
मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर के लिए किसी आर डिस्टेंस पे अगर हम बात करें तो आपको अब पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर होता है। तो अगर हम ये इनफाइनाइट वायर होता है, इस पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये लेंथ कितनी R1 है, तो B1 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये R1 हो जाएगी। B2 इसी तरीके लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I, और B2 के लिए तो ये पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस देखो, ध्यान से देखो, तो ये R2 है, तो हम इसको R2 लिख सकते हैं, एंड ऐसे ही सो ऑन होता है। ठीक, तो आप अगर B1 B2 B3 इस तरीके रखते चले जाते तो कॉमन क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I कॉमन हो जाता, होता कि नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I कॉमन हो जाता। भाई B1 की वैल्यू रखते म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R1, B2 की वैल्यू रखते म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R2। इसी तरीके अगर B3 की वैल्यू रखते तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जितनी भी डिस्टेंस है उसको नीचे रख दो। भाई अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस, R3 डिस्टेंस, हमने R3 रखते हैं, एंड सो ऑन इस तरीके। तो कॉमन क्या है पूरे पोर्शन में, कॉमन देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I कॉमन है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I कॉमन है। अंदर क्या बचा, dl1 बचा और नीचे आ जाएगा R1। इसी तरीके अगर हम देखें तो dl2 बचा और नीचे कितना आ जाएगा R2, एंड ऐसे शो ऑन कर लो। अब आगे बढ़ो, अगर हम तुमसे ये कहें कि अच्छा dl1 और R1 में कोई रिलेशन बन सकता है, तो आप कह सकते हैं हाँ सर, आर्क अपॉन रेडियस एंगल इज इक्वल टू क्या, अगर मैं d∅1 की एंगल की बात करूँ d∅1, तो आर्क dl1 बनेगा और रेडियस कितना है R1 होगा कि नहीं। इसी तरीके d∅2 अगर मैं बात करूँ तो dl2 बनेगा, आर्क dl2 और रेडियस कितना है R2, और इसी तरीके d∅3 बनेगा। तो हम अगर देखें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I और dl1 अपॉन R1 की जगह हम d∅1 लिख सकते हैं, इसी तरीके d∅2 लिख सकते हैं, इसी तरीके d∅3 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। बोलो क्लियर। अब देखो d∅1 d∅2 d∅3 d∅4 d∅6 d ऐसे करते 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 ये पूरा देखो क्या बना, टोटल एंगल आ गया। अगर टोटल एंगल हम बात करते, ध्यान से देखो d∅1 d∅2 d∅3 ऐसे टोटल एंगल अगर हम जोड़ते तो ये एंगल कितना बन जाता, पूरा सर्कुलर बन जाता कि नहीं। तो देखो इस पूरे एंगल की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I, और ये पूरा अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह 2 पाई, 2 2 जा 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आंसर आपके सामने म्यू नॉट I। तो मैंने सिमेट्रिकल एम्पीरियल लूप भी लिया और एक कोई आर्बिट्री, आपके जैसा आपने कहा कोई टेढ़ा मेढ़ा शेप ले लीजिए सर एम्पीरियल लूप का, मैंने ले लिया और देखिए म्यू नॉट I आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि शेप आप चाहे एम्पीरियल लूप का जैसा भी ले लो। गाउस थ्योरम में भी तो आप ये करते थे ना, कोई ज़रूरी थी का, क्यूब में भी निकालते, क्यूब के सेंटर पर अगर हम बात करें, क्यूब अगर होता था ऐसा होता था, चार्ज अगर सेंटर पे है तो फ्लक्स कितना आता था, ऐसा कुछ निकालते थे। अब ये बताओ यहाँ पे होता है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होता था। ऐसे मान लो टेढ़ा मेढ़ा कर देते, यहाँ पे सेंटर पे होता तब कितना होता Q अपॉन। तो कहीं अगर देखो कोई भी गॉसियन सरफेस लेते थे, किसी भी शेप का लिखते थे तो वैलिड होता था कि नहीं होता था। इसी तरीके अगर हम बात कर, बस ये बात ये होती है ना, समझो अगर हम सिमेट्रिकल शेप लेते हैं तो हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि अगर हमने सिमेट्रिकल लिया तो हम इजी टू प्रोसेस सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा, इतनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी ना, तब तो बहुत दिक्कत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम सिमेट्रिकल शेप लेंगे, ठीक है। वैलिड ये किसी के लिए भी, मगर हम सिमेट्रिकल शेप लेके चलेंगे। चलो इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो, अब हम लोग क्या करें, अब हम सबसे पहले अब हम इसके एप्लीकेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे एम्पियर से, सर्किटल लॉ से निकालेंगे, ठीक है। किससे निकालेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ से निकालेंगे। हमने क्या किया, एक एम्पीरियल लूप लिया, आर रेडियस, पी पॉइंट, बोलो सही, बोलो सही। डीएल लेंथ हो गया, डीएल लेंथ का डायरेक्शन क्या है बच्चों, टेंजेंट के अलोंग, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, उसी के अलोंग होगा। देख लीजिए किसी भी पॉइंट पे देख लो, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आएगी, देख लो। चाहे अगर यहाँ पे अगर हम बात करते, जैसे मान लो ऐसा कुछ कर लेते हैं, सुनो ध्यान से, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कराता हूँ। सपोज करो अंदर की ओर करंट जाती,
अंदर की ओर, तो हम उस करंट को क्रॉस से, अब मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाते हैं क्रॉस से, मान लो हम समझने के लिए अंदर की ओर करंट है क्रॉस और बाहर की ओर करंट आ रही है तो डॉट। ठीक, अब देखो इसको अगर हम देखें ये सर्कुलर ऐसा बन रहा है, हम ऊपर से झांक के देखेंगे तो करंट मेरे तरफ आ रही है ना, खुद से सोचो, ये है तार, ये देखो नोक दिख रही है, ऐसा दिख रहा है, हम ऊपर देखें तो मेरे तरफ करंट आ रही है, तो इसका मतलब करंट कैसी है, ठीक, करंट डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर। अब देखो, देखिए ध्यान से, अगर हम इस पॉइंट पे देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है। अगर हम डीएल लेंथ लेते तो उसका डायरेक्शन किधर होता, तो किसी भी पॉइंट पे अगर बात करोगे तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह क्या होगा, सेम होगा। आप चेक भी कर सकते हो। चलो भाई, इतनी चीज क्लियर हो गई कि सर थीटा तो जो बनेगा वो 0 बनेगा किसी भी पॉइंट पे। तो चलो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, कितना इनसाइड लेते हैं, आई ही है। मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें कांस्टेंट होगी, भाई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन पार्ट से बाहर हो जाएगा। ठीक भाई, ये डीएल हो गया म्यू नॉट आई। ये छोटा छोटा लेंथ इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सरकमफ्रेंस बनेगा, 2 पाई आर हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो आ गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आई, और हम ऐसा करते हैं समझने के लिए, अच्छे समझने के लिए आर को इधर लिख लेते हैं। ठीक, और जब आप बायो सेवर्ट से इसी चीज को निकाले थे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर निकाले थे कि नहीं। तो देखो ये भी वही चीज है, ऊपर 2 नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लो तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। देखो सेम आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम वहाँ पे कूलम से निकालते थे, गाउस से निकालते थे, सेम आता था, वैसे यहाँ पे भी चीज़ें क्या है, सेम है। ठीक है, बस कोशिश ये करो सिमेट्रिकल शेप लोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, इंटीग्रेशन पार्ट से हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल सकेंगे। चलो इतनी बात समझ में आई। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर। अब आगे नेक्स्ट हम एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो हमारा जो वायर होता है, हमारा जो वायर है वो हॉलो है। कैसा वायर है, जैसे हम लोग वहां पे बच्चों हॉलो स्फीयर निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड, वही काम यहां भी करते हैं। ठीक है, चलो ये कैसा वायर है, हॉलो है। इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई करंट। जैसे ये होता भाई हॉलो है तो करंट तो सरफेस पे, क्योंकि चार्ज सरफेस पे होगा तो करंट भी सरफेस पे ही होगी। तो हम क्या करते हैं, इस हॉलो स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है। सबसे पहला हम इनसाइड लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, और आउटसाइड क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। तो सपोज करो हमने किसी आर इनसाइड पे देखा, ऐसा दिखा। चलो भाई शुरू करते हैं। तो हम अगर देखें, बात करें तो ये जो रेडियस हमारा इनसाइड अगर देखें तो छोटा है, सही बात है। ठीक, गलत हो गया, अब सही है ना। ठीक, अब चलो इनसाइड अगर हम देख लें तो कितना हो जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आगे बात बढ़ती है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी क्योंकि जो भाई आर 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 सब सेम ही होगा, कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, डीएल हो गया, म्यू नॉट आई हो गया। ठीक, डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। इतना करने से अगर हम देखें तो हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि सर ऐसा है, हॉलो है। अगर ये हॉलो है तो इनसाइड तो करंट 0 होगी। इनसाइड जो करंट है वो क्या होगी, अंदर तो कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगी, करंट तो सरफेस पे फ्लो कर रही है। जब इनसाइड करंट फ्लो है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, 0। तो अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट इनसाइड अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि अंदर तो कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगी ना। करंट किधर होगी भाई, अंदर खाली है तो सरफेस पे करंट फ्लो करेगी कि नहीं करेगी। तो इनसाइड करंट अगर 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी कितनी होगी, 0 होगी। इतना लिख लीजिए जरा। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम आउटसाइड देखते हैं। चलो भाई क्या देखेंगे, आउटसाइड लिख लीजिएगा, आउटसाइड। अगर हम आउटसाइड किसी आर रेडियस पे देखते, मान लो यहां पे देखते, यहां पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अब हमको मिलने लगेगी, क्योंकि देखो जब हम यहां एम्पीरियल लूप बनाए थे तो इस एम्पीरियल लूप के अंदर कोई करंट नहीं थी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, 0 हुई कि नहीं। अगर हम बाहर बनाए
तो जो हमारा हॉलो सिलेंडर है वो तो एम्पीरियल लूप के अंदर आ गया, तो करंट तो अंदर मिलने लगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी। आओ चेक करते। तो हमने क्या किया, एक सिमेट्रिकल एम्पीरियल लूप बना लिया। हमने लिखा तुरंत ही बी डॉट डी एल। अगर हम देखें बी डॉट डी एल हमने क्यों लिखा, डॉट प्रोडक्ट क्यों हटा दी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल तो हर जगह सेम ही होता, थीटा 0 1 होता, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। इनसाइड करंट अगर हम देखें तो आई है जैसे कि हम बनाए हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ही होगी क्योंकि आर रेडियस हर जगह फिक्स है। ठीक भाई, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल यसा म्यू नॉट आई। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जो एम्पीरियल लूप है छोटा 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 वो किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस के 2 पाई आर हो जाएगा, म्यू नॉट आई। तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड हमारी बच्चों कितनी आ गई, म्यू नॉट आई। और ये जो सिलेंडर है ना वो कैसा है, इनफाइनाइट। कितने लेंथ का है, इनफाइनाइट। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। तो आपने यहां से देखा मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो अब ये आर बढ़ता चला जाता। अगर भाई सीधी सी बात है, जैसे चार्ज होता था, चार्ज से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती थी, वैसे भाई करंट है, करंट से जितनी दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अगर बच्चों इसका ग्राफ हम बनाए ना, इतना लिख लो तो बनाते हैं, इसका अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट में फट से लिखो। अब देखो ग्राफ, देखो सेंटर सेंटर, ठीक, डिस्टेंस 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 यहां तक बढ़ा, सरफेस पे आए, मतलब ये जो है अब सरफेस इनसाइड जीरो इनसाइड जीरो इनसाइड जीरो इनसाइड जीरो इनसाइड जीरो इनसाइड जीरो, कहां तक जीरो, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होगी, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ क्या होगी, जीरो। जैसे ही सरफेस पे आएंगे करंट मिलनी तो मैग्नेटिक फील्ड मिलनी, और जैसे ही ये पॉइंट दूर जाएगा तो आउटसाइड आपको पता है कैसा रिलेशन मिला है, 1 अपॉन आर का। और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें तो क्या है, जीरो। तो ग्राफ भी बन गया, बना लीजिएगा। क्लियर हो गया, अच्छे से हो गया तो कमेंट में लिख दीजिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे बस ये है कि हमें भी अच्छा लगता है। चलो इतनी चीज क्लियर हो गई बच्चों। आपको पता है ये एम्पियर सर्किट और लॉ से अभी आईआईटी का एग्जाम हुआ है जो, ठीक है, शायद 9 तारीख का पहले ही शिफ्ट में आया था एक क्वेश्चन, मैं अभी करा देता हूँ। तो देखो अब एक और हम लेने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ही लेने, मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आईआईटी का क्वेश्चन करेंगे जो आया हुआ है। अब बच्चों हम जो अब अगला लेने जा रहे हैं, तार पूरा फंस जाता है यार, ठीक। अब देखो सपोज करो, ध्यान से सुनो, अभी हमने हॉलो ले लिया, अब हम लेने जा रहे हैं, देखो कैसा, हम मान लो पतले पतले वायर ले लेते, इनफाइनाइट वायर होता, पतला पतला वायर है, खूब ढेर सारा ले लेते, ठीक। उसको इकट्ठा करके सिलेंड्रिकल शेप बना लेते। जैसा वायर आप छीलते हो ना तो अंदर देखा होगा कैसे पतले पतले वायर होते हैं कि नहीं होते, अब देखो अब हम उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी कि नहीं होगी। तो देखो अगर जब हम उसको इकट्ठा कर लेंगे तो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, ऐसा वायर सॉलिड होगा, होगा कि नहीं होगा। आप चेक करते हैं, देखो कैसा, हमने एक सिलेंडर बनाया, अब हम सॉलिड का केस लेके चलेंगे। अभी हमने हॉलो लिया था, कैसे ढेर सारे वायर इसके अंदर होते हैं, ऐसा खूब इकट्ठा कर लेते, ठीक, ऐसा हम बना लेते। ये कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। और सब में करंट कितनी, मान लो आई नॉट फ्लो करती, सब में करंट कितनी फ्लो करती, आई नॉट फ्लो करती, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। टोटल करंट हम मान लेते हैं इस वायर में, टोटल करंट जो आएगी वो कितनी, आई है। समझ में आया, टॉप व्यू देख लो, अच्छा तो ऐसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई, ऐसे ढेर सारे वायर होंगे, और ये सारे वायर को अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो ये पूरा सॉलिड बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब इतना तो बार इतना चीज़ समझ में आ जाएगी, कितना कुट कुट करूँ, है कि नहीं, इतना समझ गए, ठीक, पूरा सॉलिड बने। आप भी क्या करो यार, ढेर सारे वायर इकट्ठा करके बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में सॉलिड बन गया कि नहीं बन गया, ऐसा होगा। अब सभी वायर में यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम अंदर देखेंगे और बाहर, चलो उतनी चीज उसको बना लो, ठीक। मान लेते हैं कितना रेडियस, आई नॉट को हटा देते हैं, ठीक ठीक, चलो 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 चलो, ठीक, ये है। इसका रेडियस कितना है,
आर है। ठीक, हम दूसरा एक मार्कर इस्तेमाल कर ले जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। हम इनसाइड देखेंगे आर रेडियस पे मैग्नेटिक फील्ड, और उतने ही मतलब भाई ये तो वेरिएबल है, चेंज कर सकते हैं हम। और कहाँ देखेंगे? बाहर देखेंगे। बाहर थोड़ा सा आसान है, अंदर थोड़ा सा कठिन है। सबसे पहले हम आउटसाइड यहाँ लिख लेते हैं। आउटसाइड हमारे लिए इजी होगा। हमने क्या लिया? बी डॉट डी एल किया भाई, म्यू नॉट आई किया, सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इंटीग्रल ऑफ डी एल। ये थोड़ा जल्दी निकाल सकते हैं। अगर हम पूरा बाहर वाला एम्पीरियल लूप लेते हैं तो उसमें करंट कितनी है? आई फ्लो कर रही है, दिख रहा है ना? आई, पूरे सिलेंडर में आई करंट फ्लो कर रही है। आई इनसाइड लिख लिया। जो एम्पीरियल लूप है अगर देखें डी एल तो 2 पाई आर हो जाएगा। छोटा कितनी बार बताए? डी एल डी एल डी एल डी एल। ठीक है, म्यू नॉट आई हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो हमें इतनी चीज पता चल गई, आउटसाइड तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के। इतना लिख लो, इतना लिख लो। इनसाइड में वही झमेला करना है जैसे वहां पे हम लोग सॉलिड स्फीयर में करते थे ना, वही काम यहाँ भी करना होता है। आउटसाइड वहां भी निकालना आसान था। चलो अब हम इनसाइड देखते हैं। लिख लो इनसाइड। ठीक, बी डॉट डी एल, डॉट डॉट क्यों भाई? हर जगह बी डी एल और सेम ही होगा, जीरो ही बनेगा। अब चलो म्यू नॉट। अब देखो, ध्यान से देखो, इस एम्पीरियल लूप को अगर हम बात करें, क्या इसके अंदर भी आई ही करंट फ्लो कर रही होगी? आई करंट तो पूरे वायर के कारण है, इसके अंदर भी आई करंट फ्लो कर रही होगी? नहीं, कुछ कम होगी ना। जितने वायर इसके अंदर आएंगे उतने ही तो लेंगे। तो मान लेते हैं ये जो वायर इनसाइड वाले आ रहे हैं ये कितने हैं? I1 मान लेता हूं भाई। टोटल वायर के कारण आई करंट थी, तो अंदर छोटा सा पार्ट जब लेंगे तो आई ही करंट होगी क्या? नहीं, जो इनसाइड इंपीरियल लूप के आएगी वो कितना? I1 मान लेते हैं। तो कितना लिख लेते हैं? I1। इतनी चीज क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड आर सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी भाई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिए। ये डीएल हो गया, म्यू नॉट I1 भाई। इस एम्पीरियल लूप को अगर हम देखें डीएल 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 कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाले तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर आया। अब देखो ध्यान से, I1 जो था ये तो हमने एज्यूम किया है ना, ये तो हमने क्या किया? एज्यूम किया है। अब हमको I1 के टर्म में थोड़ी ना आंसर लिखना, हमको तो I के टर्म में लिखना है। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। अगर बच्चों करंट डेंसिटी अगर देखें, फॉर्मूला पता होगा, करंट डिवाइडेड बाई एरिया, ऐसा होता था कि नहीं? करंट डेंसिटी तो सेम ही होनी है। ठीक, अगर हम बात करें इस पूरे वायर के कारण, इस पूरे वायर के कारण करंट डेंसिटी निकालें तो पूरे वायर में करंट आई है, और इस पूरे वायर का अगर हम एरिया देखेंगे कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर। बोलो सही है, पूरे बड़े वाले वायर के कारण। ठीक, अगर हम इनसाइड अगर देखें करंट डेंसिटी अगर हम निकालें, इनसाइड निकालें, तो इनसाइड हमने करंट कितनी मानी? I1, और ये जो रेडियस है इसके कारण जो एरिया फॉर्म कर रहा होगा ये, वो कितना बन रहा होगा? पाई आर स्क्वायर। दोनों के इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डेंसिटी सेम। अब दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? I1 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई पाई आर कैपिटल आर। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, हमको तो I1 चाहिए था। I1 इज इक्वल टू कितना हो गया? आई आर स्क्वायर ऊपर चला है। देखिए बड़ा मजेदार रिजल्ट मिलने वाला है इसी से। बस ये रिजल्ट से आईटी क्वेश्चन जो आया है ना हम कर सकते हैं। तो भाई I1 की जगह अगर हम लोग रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर हो गया, रख दो भाई आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई, ऊपर एक आर बचेगा और नीचे कितना? आर स्क्वायर। अब बच्चों देख लो ध्यान से, म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, आर रेडियस फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आर के प्रोपोर्शनल आती थी, वैसे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी आर के प्रोपोर्शनल ही आई, और आउटसाइड अगर देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका ग्राफ बनाएं, अगर ध्यान से देखो ग्राफ अगर हम बनाएं तो कैसा ग्राफ बनेगा? ये सरफेस हो गया मतलब आर रेडियस। तो इनसाइड अगर हम देखें, अगर हम छोटा सा वायर लेंगे तो बहुत कम करंट आएगी। जैसे जैसे ये एम्पीरियल लूप बड़ा होता जाएगा करंट बढ़ती गई, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती गई। तो जैसे जैसे मतलब रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा करंट बढ़ती गई, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्मली बढ़ती गई। और जैसे ये सरफेस पे है सबसे मैक्सिमम, और आउटसाइड जब जाएंगे तो घटना शुरू।
बन गया ना ग्राफ, लिख लो। समझ में आ गया? अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जल्दी 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 करना है, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन से हम कर लेते हैं, लिख लीजिएगा IIT 2020, ठीक है, पहली शिफ्ट में आया था। ये जो रेडियस दिया था यहाँ पे A दिया था और ये शायद A/3 दिया था और ये था 2A, ऐसा, ठीक। थोड़ा सा A/3 या 2A में मैं कंफ्यूज हूँ, सर A/3 दिया था। बोला था यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 और यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड B2, रेशियो बताना था। समझ गए? अब तो कर सकते हो। अगर B1 की बात करें तो B1 इनसाइड है, तो इनसाइड वाला फॉर्मूला लगाओ। म्यू नॉट कितना था, अभी निकाले थे, म्यू नॉट 2 पाई R इनसाइड था ना। इनसाइड के लिए हमारा क्या बन रहा था फॉर्मूला, ER ऐसा बन रहा था। तो अगर ये R की जगह A/3 रख दो, इस R की जगह क्या बार बार लिखें, यही लिख देते हैं, R की जगह A/3, और ये वाला जो R है, ये कैपिटल R है, ये कितना A है, तो एक A से एक एक कट जाएगा, तो म्यू नॉट I, और ये 3 नीचे आ जाएगा शायद, देखो म्यू नॉट I, 3 2 जा 6 पाई, कैलकुलेशन चेक कर लें, हाँ सही है। और B2 अगर निकाले तो B2 आउटसाइड है, बच्चे यहीं गलती कर देंगे, दोनों में एक ही लगा दिए तो ऑप्शन मिल जरूर जाएगा। आउटसाइड अगर हम बात करेंगे तो कितना बनेगा, I अपॉन कितना रेडियस जो R बनती, यही तो होता था, अभी तो डिराइव किया, देखो ना फॉर्मूला, यही तो बनता था। R यहाँ के लिए कितना है, 2A, यहाँ के लिए R कितना है, 2A, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 2 जा 4 पाई A। अब दोनों को डिवाइड कर लो, म्यू नॉट I से उड़ गया, A से A उड़ गया, पाई से पाई उड़ गया। यहाँ पे गलती मत करना, ऊपर नीचे ले जाने में गलती हो सकती है, 1/6 और यहाँ 1/4, ये 4 ऊपर आएगा, ये 6 नीचे, 4/6 2/3, यही आपका ऑप्शन है, B या C ऑप्शन था, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो बच्चों समझ में, एम्पेयर सर्किट लॉ मैंने बता दिया। अगला वीडियो सोलेनोइड और टॉरॉइड पे होगा, जैसा भी हो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।